हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होंगी। दिस इज सिमरन कुमार एंड आई एम वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो एज यू नो कि काफ़ी सारे कैंडिडेट जो एसबीआई क्लरिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है कि हम स्टार्टिंग से जब एसबीआई क्लरिकल या किसी भी बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि बार बार अटेम्प्ट देने के बाद में भी उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही सिली मिस्टेक्स है कि बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं। इसी वजह से वो काफ़ी सारे कैंडिडेट से पीछे हो जाते हैं। तो ऐसी क्या मिस्टेक्स है, अगर आप ये सब मिस्टेक्स कर रहे हो तो इनको इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं मिस्टेक्स क्या होती है, फिर उसके बाद में ओवरऑल हम जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने वीडियो के मेन पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले बात करें कि मैथ्स के लिए, कि मैथ्स में क्या होता है कि हमेशा हम जो है शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागते हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक जो होती है वो लेस टाइम में मोर क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं उससे। कि स्टार्टिंग पे अगर कोई बिगिनर है, वो अगर स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन को, उनका दिमाग में होता है कि शॉर्ट ट्रिक से अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बेसिक्स क्लियर नहीं करोगे, क्योंकि जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है वो किस तरीके से बनती है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सपोज आप 4 स्टेप लेते हो, अगर आपने बार बार क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आप जो 4 अटेम्प्ट फर्स्ट स्टेप से अब लास्ट स्टेप जो होती है, तो उसके बीच की जो स्टेप्स होती है वो आप अपने दिमाग में कैलकुलेट करके करते हो और फर्स्ट टू लास्ट हो जाते हो, तो वो एक शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। तो काफी सारे ऐसे कैंडिडेट जो ये सोच रहे हैं कि हम शॉर्ट ट्रिक कर लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक से क्या होता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट नहीं करना है। क्योंकि आपको जो करना है वो अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर बेसिक्स से करना स्टार्ट करोगे, कि शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा टाइम तक आपको याद भी नहीं रह सकती। जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करने जाते हो, मेन एग्जाम अटेम्प्ट करने जाते हो, तो वहाँ शॉर्ट ट्रिक भी भूल जाते हो। वहाँ स्टार्टिंग में एक ही चीज़ होती है, वो होती है आपकी बेसिक मेथड, वो काम होना चाहिए। तो अगर आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे भाग रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट ट्रिक के लिए आप प्रीलिम्स सपोज क्वालिफाई भी कर लोगे, बट मेंस में एक्चुअली जो होते हैं बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो बेसिक्स लेवल से ही सॉल्व होंगे। तो शॉर्ट ट्रिक के पीछे जो करते हैं वो नहीं होना चाहिए। और हमेशा कई बार हम ये सोचते हैं कि ये टॉपिक जो है मुझे अच्छा नहीं लगता, ये टॉपिक मुझे अच्छा लगता है तो मैं ये कर लेता हूँ, जो टॉपिक मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं उसको छोड़ देता हूँ। बट ऐसा लिटरली बिल्कुल नहीं करना आपको, क्योंकि डीआई जो होती है हमारी वो हर टॉपिक बेस होती है, प्रॉफिट लॉस बेस भी आती है, कई बार डीआई हमारी टाइम इन वर्क भी आती है, मिक्सचर एलिगेशन सब आते हैं। सपोज आपको लग रहा है कि मिक्सचर एलिगेशन जो है एक टॉपिक जो है मैं छोड़ देता हूँ, बाकी के सारे टॉपिक जो मैं कर लेता हूँ अर्थमेटिक हो जाएगा, बट समटाइम ऐसा होता है कि डीआई भी हमारी एग्जैक्टली मिक्सचर और एलिगेशन पे बेस होती है। तो ऐसा भी स्किप करने की सोच रहे हो तो आपको स्किप ही नहीं करना है, और पूरे जितने भी चैप्टर है आपको पूरे कंप्लीट करने हैं। और फिर आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए आप जो क्विजेज होती है, सेक्शनल वाइज क्विजेज होती है, वो भी आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि समटाइम हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमें क्वेश्चन आ गया है, एग्जैक्टली हमें क्वेश्चन आ भी जाता है, हमें जो है बेसिक्स लेवल से क्वेश्चंस करने होते हैं वो भी हो जाते हैं। बट समटाइम में होता है कि हम जब अटेम्प्ट करते हैं तो अटेम्प्ट हमसे नहीं होते हैं मॉक टेस्ट में, वो इसलिए क्योंकि हमारा मॉक टेस्ट देने की हैबिट नहीं है। तो आप एक मॉक टेस्ट देने की हैबिट भी डालो उसके लिए, कि आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस टॉपिक का एक जो क्विजेज होती है वो अगर आप चाहो तो वो सॉल्व कर सकते हो, पर्टिकुलर एक टॉपिक की। वो हर एक जो भी आप मॉक टेस्ट अप्लाई कर रहे हो, मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो सब में अवेलेबल होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं रीजनिंग के लिए, कि काफ़ी सारे कैंडिडेट क्या होता है कि पजल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड इट इज़ लाइक कि अगर हम पजल बनाना छोड़ देते हैं, बाकी सारे टॉपिक कर लेते हैं तो हमारे लिए बेस्ट होगा और हम अटेम्प्ट भी कर लेंगे। सपोज आप समझिए कि पजल के अलावा अगर आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो, पजल को छोड़ रहे हो, तो आप बहुत सारे कैंडिडेट से पीछे हो रहे हो। क्योंकि एक पजल रीजनिंग में ऐसा होता है कि देखा जाए कि 50% वेटेज जो होता है मार्क्स में वो पजल का ही होता है। एग्जाम में अगर 2 सेट भी पजल का आता है, 5 मार्क्स आते हैं, तो 10 मार्क्स की जो होता है वो होता है। और आप पजल प्रैक्टिस नहीं करते तो आप बहुत सारे लोगों से पीछे हो जाते हो। और कई बार हम ये सोचते हैं कि पजल बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है तो मैं बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ और पजल को मैं लास्ट में सॉल्व करता हूँ, सिलेबस के लास्ट में करता हूँ। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस टॉपिक का वेटेज ज्यादा होता है तो प्लीज उसको स्टार्टिंग से करना शुरू कीजिए। पजल एक ऐसा टॉपिक है, बार बार प्रैक्टिस करने पे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, स्पीड होगी, वो इम्प्रूव होगी। अगर आप सपोज प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले तो मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ 3 से 4 सेट पजल के होते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स जो होते हैं उसमें गेन करने लायक होते हैं। तो पजल का बार बार प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि
रीजनिंग ना बहुत इजी सब्जेक्ट है। रीजनिंग तो मुझे आती है, स्टार्टिंग से आती है। रीजनिंग में तो वो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस पढ़ के आराम से इजीली सॉल्व कर लेता हूँ, बट समटाइम ये होता है कि जिस चीज पे जिस सब्जेक्ट पे टॉपिक पे हमें कॉन्फिडेंस होता है ना, वो टॉपिक और सब्जेक्ट एग्जाम में एग्जैक्टली हमें उसी टाइम पे धोखा देता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कॉन्फिडेंस की बजाय ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उस टॉपिक को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, और उसकी वजह से क्या होता है कि हम अपना स्कोर भी गिरा देते हैं। तो समटाइम ऐसा सोच रही हूँ कि रीजनिंग मेरा स्कोर है और इसके बजाय मैं किसी अदर सब्जेक्ट को टाइम दे के इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है कि आपको अगर किसी अदर उस रीजनिंग को छोड़ के अदर सब्जेक्ट को आप टाइम दे रहे हो, और जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो रीजनिंग में उतना ही स्कोर कर रहे हो तो ठीक है, बट ये ना हो कि इस सब्जेक्ट का टाइम किसी अदर को दे दिया और वहां से स्कोर आपका जो है नीचे आ रहा है, तो ये बहुत गलत चीज हो जाएगी आपके लिए। जिस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर जितना टाइम देना चाहिए उसको उतना ही टाइम दो, ओवर कॉन्फिडेंस हमें नहीं होना है। उसके बाद में हम बात आते हैं कि इंग्लिश के लिए, कि काफ़ी सारे कैंडिडेट एसबीआई क्लैरिकल में स्पेशली ये सोचते हैं कि हमें एक एसबीआई के लिए जॉब चाहिए और इंग्लिश हमारा बहुत ज़्यादा वीक होता है, इंग्लिश में हमें बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मैं रीजनिंग और मैथ्स में अटेम्प्ट करके और पेपर क्वालिफाई कर लूँगा। तो ये बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि सपोज अगर आप 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट कर लेते हो रीजनिंग और मैथ्स में, तो लगभग आप 70 क्वेश्चंस जो है आप अटेम्प्ट कर लेते हो, ठीक है, और 70 क्वेश्चंस के मार्क्स आपके 70 होते हैं, बट कट ऑफ क्या होती है यहाँ पे 80 प्लस हो गई, तो 80 प्लस हो गई तो इसका मतलब 10 मार्क्स आपको रीजनिंग इंग्लिश में लाने पड़ेंगे, और इंग्लिश की आपने प्रैक्टिस की नहीं, क्योंकि आप सोच रहे थे कि मैं इंग्लिश और मैथ्स में रीजनिंग और मैथ्स में कवर कर लूंगा। तो अगर आप इंग्लिश के लिए ऐसे सोच रहे हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि इंग्लिश हमसे नहीं हो पाएगा, कितना भी हम कर ले, ये सब कर ले, तो प्रैक्टिस के लिए है आपके पास में अभी भी टाइम है। अभी भी आप एसबीआई क्लैरिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी भी आपके पास में इतना टाइम है कि 1 मंथ अराउंड देखा जाए तो इस 1 मंथ में भी आप अपनी इंग्लिश ना चाहते हुए भी बहुत अच्छे लेवल पे इम्प्रूव कर सकते हो। वो कैसे होगा कि वो चाहे न्यूज़पेपर रीड करो, चाहे कोई बुक रीड करो, चाहे ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, चाहे मॉक टेस्ट दे लो, कैसे भी कर लो, आप अपनी जो स्पीड होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो कर लेते हैं। और एक चीज़ बताऊं कि इंग्लिश में जो होता है, हम एग्जाम में जो होती है वो एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट नहीं होती है, वो एक लैंग्वेज होती है। अगर लैंग्वेज समझ के आप इसको करोगे तो शायद वो ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर आप एकदम हिंदी मीडियम से भी हो आप, ठीक है, और आप एक इंग्लिश मीडियम से भी हो, तो भी कई बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैंने देखा है कि इंग्लिश में भी फेल होते हुए देखा है। एग्जैक्टली जो हमारे साथ में प्रिपेयर कर रहे थे वो काफी सारे कैंडिडेट्स थे जो इंग्लिश मीडियम से थे, बट उसमें से भी एक कैंडिडेट ऐसा था कि वो इंग्लिश में फेल हुआ है, इंग्लिश मीडियम का। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होता है कि हमने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है और इंग्लिश हमारी स्टार्टिंग से अच्छी है, तो इस चक्कर में वो क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए मैं आपको कहूंगी कि आप न्यूज़पेपर ले लो। न्यूज़पेपर आपको थोड़ा सा टफ लगता है तो कोई भी आप बुक ले लो। अगर बुक भी रीडिंग करना आपको थोड़ा सा ज़्यादा बोरिंग लगता है तो कोई भी इंग्लिश की डिबेट सुन लो। आज इंग्लिश स्पीच होती है वो स्पीच सुन लो। कुछ भी ऐसी चीज़ें जो इंग्लिश मूवीज़ होती है सबटाइटल के सामने वो देख लो कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारा बनना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आप जो है इंग्लिश डिबेट सुने जा रहे हो तो आपको लग रहा है कि मैं एक डिबेट सुन के ही एग्जाम क्वालिफाई कर सकता, नहीं। स्टार्टिंग में इंटरेस्ट बनाना है तो इस तरीके की चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में न्यूज़पेपर लो, वॉकअप करो। वॉकअप के लिए भी आपके पास में बहुत सारी बुक अवेलेबल है। अगर कहीं भी आप चले जाओ, कोई से भी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, सब लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि कौन सी बुक बेस्ट हैगी है, तो आप कोई सी भी बुक परचेज कर सकते हो। तो ये सब सारी चीजें थी कि अगर आप इनमें से कोई भी आपका लूप होल है, आप देख रहे हो कि ये ना करके ये कर लेता हूँ और ये ना करके ये हो जाएगा मेरा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं लाइक मैथ्स में कुछ टॉपिक्स होते हैं लाइक प्रोबेबिलिटी होती है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये सब होता है कि बहुत रेयर होता है कि कोई एग्जाम में आते हैं। बहुत रेयर होता है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर 10 एग्जाम होते हैं उसमें से एक एग्जाम में आपको जो वो मिलेगा, तो आप उसको अगर स्किप कर सकते हो तो चलेगा। बट आप सोच रहे हो कि प्रॉफिट एंड लॉस मुझे नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस मैं स्किप कर देता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे बेस क्वेश्चंस होते हैं, अर्थमेटिक बेस क्वेश्चंस होते हैं, हमारे डीआई होती है वो अर्थमेटिक बेस होती है, ये सब होता है। तो ये हो गया। उसके बाद में सपोज करो कि आपने हर एक सेक्शनल को टाइमिंग दिया,
अपना बेस्ट दिया। उसके बाद में क्या होता है, काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ भूल कर जाते हैं कि वो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि भाई हमारा मॉक टेस्ट है, हम पहले जो है हम सब्जेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में मॉक टेस्ट देंगे तो एकदम से हम अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। बट ऐसा नहीं होता है कि जैसे जैसे आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया वैसे वैसे आपको जो है एक जो क्विजेज होती है, सेक्शनल मॉक टेस्ट होता है, वो भी देना चाहिए, ताकि आप मेन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो तो आप इतने ज़्यादा हेजिटेट ना हो। और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं कि मॉक टेस्ट दूंगा तो मार्क्स कम आएंगे, तो मॉक टेस्ट ही अटेम्प्ट नहीं करते। उनको लगता है कि मुझे हर एक टॉपिक आता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, मुझे हर एक टॉपिक आता है तो मैं एग्जाम में जाके अटेम्प्ट कर लूंगा तो बेस्ट हो जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एग्जाम में डायरेक्ट आप एग्जाम में जाके अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। डायरेक्ट एग्जाम अटेम्प्ट करना आपका विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट मॉक, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी हमारे सबके लिए, अगर जो भी ये सब सोच रहे हैं। तो जितना हो सके मॉक टेस्ट अप्लाई करो। एंड मॉक टेस्ट के बारे में भी एक मिस्टेक्स बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं कि वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट अप्लाई करते हैं, चाहे वो एक मतलब कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, वो जिस प्लेटफॉर्म का आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वो बेस्ट है। बट हो सके तो 2 या 3 प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट आप जो है हमेशा के लिए रखो अपने पास में, कि आज ये दिया और अल्टरनेट डे पे अल्टरनेट मॉक टेस्ट देना चालू करो। क्योंकि मॉक टेस्ट में हमारी आदत पड़ जाती है, क्वेश्चंस के पैटर्न जो होते हैं सेम होता है, ये सब होता है कि हमें यूज टू हो जाते हैं और हम कोई अदर मॉक टेस्ट दे देते हैं। अगर सपोज सडनली कोई अदर मॉक टेस्ट हमने अप्लाई दिया है तो हमारे मार्क्स गिर जाते हैं। इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि छोड़ो, हम जो देते हैं वही मॉक टेस्ट दो, वही बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें मार्क्स आ रहे हैं, कोई और मॉक टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, हम देते ही नहीं है, हम डर जाते हैं इस चीज़ से। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना हो सके मॉक टेस्ट आप देना चालू करो। एंड उसके बाद में मैं कहूँगी कि मॉक टेस्ट देने के बाद में एनालाइज करो। बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं सोचते हैं कि मॉक टेस्ट दे दिया, इतने मार्क्स आ गए, दैट्स इट, फिर दूसरा मॉक टेस्ट स्विच कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। मॉक टेस्ट, जितना मॉक टेस्ट दे रहे हो आप उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस करने का मतलब ये है कि कौन सा आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो टॉपिक, वो टॉपिक नोट डाउन करो, उस पर थोड़ा सा फोकस करना चालू करो। जितना हो सके मल्टीपल मॉक देना। कैंडिडेट ये गलती करता है कि एक दिन में एक मॉक टेस्ट देता है और एटलीस्ट आपका प्रीलिम्स पास में है तो हो सके तो 2 से 3 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट अगर आप दो और उसका एनालाइज भी अच्छे से करो। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है, आपने अपना कोर्स भी कंप्लीट कर लिया, ये सब कर लिया, तो यहाँ मेन जो हमारा गेम चेंजर होती है, गेम प्ले करता है, वो होती है हमारी मॉक टेस्ट। तो जितना हो सके मॉक टेस्ट देना चालू करो और जो भी सब्जेक्ट था उसके सारे डाउट्स क्लियर करो। और मॉक टेस्ट एक ऐसा चीज़ है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस बता देता है कि आप इतने सारे कैंडिडेट, चलो किसी मॉक टेस्ट को कोई अटेम्प्ट करता है तो लाइक 1 लाख अराउंड होते हैं, 2 लाख अराउंड होते हैं, 2 लाख लोगों में कहाँ आप जो है आते हो, आपकी रैंक क्या होती है वो आपको वहीं पे बता देता है। तो ये सब थी। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।